Hello dear students, we are your physics subject faculties and we welcome you in Allen Digital IHL classes. IHL का मतलब Interactive and Happiness Learning. यस सर, और एलन की ताकत एलन का एकेडमिक है और अब हम इस बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर यहां हम एलन की दोनों फैकल्टीज आपस में इंटरेक्ट करते हुए आपको टॉपिक्स के सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे ताकि आपकी स्टडी बहुत ही हैप्पीली मैनर में रहे। Okay sir, let's we start our topic. यस सर। क्या है सर हमारा टॉपिक का नाम? मैटर वेव। मैटर वेव। ओके, लेट वी स्टार्ट। क्या होती है सर मैटर वेव? तो देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैटर वेव का थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूं, फिर इसके बारे में सर अपन पूरा ब्रीफ बिल्कुल सर, काफी डिटेल। तो मैटर वेव क्या होता है? यदि कोई भी पार्टिकल मोशन में हो जिसके पास मोमेंटम हो, तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उस वेव को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। मतलब पार्टिकल का मोशन में होना जरूरी है। यस सर, पार्टिकल का मोशन में ना कंपलसरी मोशन में होगा तो ही ये वेव एसोसिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब पार्टिकल मोशन में होगा तो मोमेंटम होगा उसके पास। बिल्कुल सर, तभी उसके एसोसिएटेड वेव होगी और उस वेव को क्या कह रहे हैं? मैटर वेव। चलो इसको हम आगे काफी डिटेल में देखने वाले हैं। बिल्कुल सर। ओके, तो हम बात करते हैं पहले लाइट के बारे में, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर। तो हमने एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। हाँ। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल सर। अब लेनार्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने लाइट को क्या माना था? पार्टिकल, फोटोन्स। लाइट को उन्होंने वेव मान के एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, लेनार्ड हाँ, ने वेव ओके। मानते हुए। यस सर। पर आइंस्टीन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने क्या माना था? लाइट को फोटॉन्स, पार्टिकल्स। तो हम यहां पर लाइट को पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं पहले तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के हमने देखे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ कि हमारे पास एक मेटल है, उसके सरफेस पे लाइट आ रही है और लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स या फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है। लाइट इस मेटल पे टकराई और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें लाइट को क्या मानना पड़ा था? पार्टिकल। लाइट को पार्टिकल फोटोन मानना पड़ा था। मतलब पार्टिकल नेचर की हेल्प से ही ये एक्सपेरिमेंट समझा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बात करते हैं, एक और फिनोमिना होता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कोई मास पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज पार्टिकल है, तो इसके साथ जब फोटोन एक्सरे फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल से टकरा रहा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल को स्कैटर्ड कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और फोटोन इधर आ गया। तो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लाइट या फोटोन को अगर आपको समझना है तो लाइट को वापस क्या मानना पड़ रहा है? पार्टिकल। इट मींस लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अगर आप इन दो फिनोमिनास की बात कर रहे हैं तो अगर लाइट को यहां पर वेव माने तो आप इन फिनोमिनास को नहीं समझ सकते। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, यदि लाइट को पार्टिकल मान के ट्रीट करेंगे तो जैसा सर ने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना हो या कॉम्पटन इफेक्ट को समझना हो या रमन इफेक्ट को समझना हो, तो इन इफेक्ट्स को हम लाइट को पार्टिकल मानकर इजीली समझ सकते हैं। बट यदि आपको इंटरफेरेंस को समझना हो, यदि आपको पोलराइजेशन को समझना हो, जो ऑप्टिक्स में पढ़ा था, जो ऑप्टिक्स में पढ़ा था, यदि आपको डिफ्रेक्शन को समझना हो, तो इन फिनोमेनास को हम लाइट को पार्टिकल मैटर से, पार्टिकल नेचर से नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए हमको लाइट का कौन सा नेचर अडॉप्ट करना पड़ेगा? हमने इसको वेव नेचर मानना पड़ेगा। बिल्कुल, लाइट को क्या मानना पड़ेगा? वेव नेचर। इसका मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं लाइट के जहां पे हम लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइक पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जहां पे यदि आपको समझना हो तो वहां पर लाइट को पार्टिकल नेचर मानकर समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या है लाइट, मिस्ट्री क्या है लाइट के पीछे, तो लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है? अगर इस बात को हम डिटेल में देखें तो हमें यह देखना होगा कि आप लाइट की स्टडी कब करने वाले हैं। लाइट की स्टडी कब करने वाले हैं? अगर आप इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं, अगर आप डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं, अगर आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको लाइट को एज ए वेव मानना पड़ेगा। लाइट का वेव नेचर ही इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पाएगा। बिल्कुल सही, यही देखा हमने अभी तक। यस सर। अगर हम दूसरे फिनोमिनास की बात करें, सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या रमन इफेक्ट, इन फिनोमिनास को समझने के लिए लाइट को एज ए पार्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ा। बिल्कुल सर। अगर लाइट को वेव माना गया तो ये फिनोमिना समझ में ही नहीं आ पाए। तो लाइट हमें यहां पे क्या माननी पड़ी? पार्टिकल्स या फोटॉन्स। तो यहां से ये बात पता लगती है कि लाइट के पास दोनों नेचर है। कौन से?
वेव वेव भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लाइट हैज डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही है लाइट का डुअल नेचर है। तो वही पढ़ने जाना है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो ये अभी सर ने जस्ट एक्सप्लेन किया कि लाइट के पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अब कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन सा नेचर दिखाएगा वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। यदि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो तो वेव कैरेक्टर, यदि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हो तो पार्टिकल कैरेक्टर। तो लाइट को समझने के लिए हमको दोनों कैरेक्टर को लेके चलना पड़ेगा, जिसको हम डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, लाइट कैन शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो लाइट वेव की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी सर एक टाइम में हो सकती है? नहीं सर, किसी सिंगल एक्सपेरिमेंट में दोनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली शो नहीं हो सकती। इन अ गिवन सिचुएशन हम एट अ टाइम केवल एक ही प्रॉपर्टी को सीन कर सकते हैं। ओके सर। सेकेंड पॉइंट है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट विच प्रॉपर्टी विल बी रिवील्ड। इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा एक्सपेरिमेंट रिवील या परफॉर्म करने जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर आपको लाइट को वेव लेना है या लाइट को पार्टिकल लेना। जैसा हमने अभी देखा था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में लाइट वेव नेचर शो कर रही थी। और जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है, बात करी कॉम्पटन की, बात करी पार्टिकल फोटोन नेचर शो हो गया। तो यही है डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ओनली वन ऑफ द नेचर विल बी रिवील्ड इन अ गिवन सिचुएशन। जस्ट अभी बताया था, किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एट अ टाइम हम केवल एक ही नेचर को देख सकते हैं, या तो वो लाइट का पार्टिकल नेचर होगा या लाइट का वेव नेचर होगा। ओके सर। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर आप इंटरफेरेंस समझ रहे हैं तो लाइट को वेव मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और वेव के अलावा आप दूसरा नेचर उस टाइम पे नहीं मान सकते। आपने वेव मान लिया तो वेव है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ रहे हैं तो लाइट फोटोन या पार्टिकल से, और आप उस एक्सपेरिमेंट के बीच में लाइट को वेव नहीं मान सकते, अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर विल नॉट बी शॉन साइमल्टेनियसली इन अ गिवन सिचुएशन। एक पर्टिकुलर या गिवन सिचुएशन में दोनों नेचर साइमल्टेनियसली शो नहीं हो सकते। इसे कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अगर हम इसको एक बार समराइज करें सर, तो हम ये कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट कि सम एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन लाइट बिहेव एज ए वेव, राइट। और दूसरे फिनोमिना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन या रमन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लाइट कैसे बिहेव कर रही है, पार्टिकल या फोटोन नेचर को शो कर रही है। मतलब लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है, बट लाइट एक समय में एट अ टाइम एक ही नेचर को शो करेगी। और ये कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप लाइट की स्टडी कौन से फिनोमिनास के लिए, कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। एट अ टाइम एक ही नेचर शो होगा। ओके सर, बिल्कुल। तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। ओके सर। अब देखिए, इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था डी ब्रॉय, जिसको हम डी ब्रॉय भी बोलते हैं या डी ब्रॉगली भी बोलते हैं। डी ब्रॉगली ने ये बोला, उन्होंने ये माना कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री का मतलब यह है कि इस नेचर में हर चीज सिमेट्रिकल फॉर्म में है। यदि एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है। यदि लाइट के पास वेव कैरेक्टर है तो लाइट के पास पार्टिकल कैरेक्टर। तो जिस तरह लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है, लाइट एक वेव की तरह बिहेवियर शो कर सकती है, लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर शो कर सकती है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू सिमेट्री पार्टिकल के पास भी या मैटर के पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। अच्छा, मतलब डी ब्रोगली ने कुछ ऐसा कहा कि भाई अगर लाइट वेव है और पार्टिकल बन रही है तो कोई पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ये तो बहुत शानदार बात है। तो ये क्या हाइपोथेसिस है? हाइपोथेसिस है। डी ब्रोगली ने ऐसा हाइपोथेसिस, काल्पनिक इमेजिनरी बात बोली, उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। उसने अकॉर्डिंग टू नेचर सिमेट्री बोला कि यदि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है तो मटेरियल या पार्टिकल के पास भी डुअल कैरेक्टर होना ही चाहिए, ऐसा उसने माना। तो यही लिखा हुआ पहला पॉइंट। डी ब्रोगली सेड दैट नेचर इज सिमेट्रिकल एंड दैट द टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज लाइक मैटर, पहली एंटिटी है मैटर और सेकंड है रेडिएशन या एनर्जी, मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर। दोनों के पास सिमेट्रिकल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो बेटा, वो लिखा हुआ है, इफ रेडिएशन कैन शो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। यदि रेडिएशन पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं तो मैटर भी वेव की प्रॉपर्टी शो करने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ नेचर। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने यही कहा कि अगर रेडिएशन वेव होते हुए पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो मास पार्टिकल भी
पार्टिकल होते हुए वेव की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस मतलब एक कल्पना, अवधारणा, कोई मैथमेटिकल प्रूफ इनके पास नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब बोल दिया भाई ऐसा होगा, तथास्तु। तथास्तु, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग द केयरफुल एक्सपेरिमेंट अंडर सुटेबल कंडीशंस टू रिवील द वेव नेचर ऑफ मैटर। वो डिपेंड करता है आप कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मैटर का यदि आपको वेव नेचर देखना है या मैटर का आपको पार्टिकल नेचर देखना है, वो डिपेंड कर रहा है आप कौन से टाइप कौन सा फिनोमिना में बात कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, बहुत सुंदर सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था, डी ब्रोगली ने सिंपल से शब्दों में कहा कि देयर इज वेव नेचर एसोसिएटेड विद मास पार्टिकल। किसी भी मास पार्टिकल के एसोसिएटेड वेव नेचर होता है और उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर मतलब मास। तो मास के कोरस्पॉन्डिंग वेव मैटर वेव, और उस मैटर वेव की वेवलेंथ को कहा जाता है डी ब्रोगली वेव। खुद ही के नाम से नाम दे दिया उसको भाई मैं बोल रहा हूं तो मेरी वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, देयर इज वेव नेचर एसोसिएटेड with mass particle, this wave is known as matter wave and its wavelength is known as de Broglie wavelength, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ विद मूविंग पार्टिकल जरूरी है क्योंकि मूविंग होगा पार्टिकल तो मोमेंटम होगा। हाँ, मोमेंटम होगा बिल्कुल। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p से, जहां पर p मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। दिस इज मोमेंटम, और मोमेंटम को मास है, वेलोसिटी है, तो क्या लिख सकते हैं m इंटू वी। तो हम h इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p या h बाय mv। बिल्कुल सर। ठीक है, ये m क्या है सर? यहाँ पर मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। मास ऑफ कौन सा मास सर? इफेक्टिव मास या रेस्ट मास, डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी सिचुएशन क्या है। तो हम उन्हीं सिचुएशन को यहाँ पे देखना चाहते हैं, उन्हीं सिचुएशन को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कंपैरेबल नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के, बहुत कम है, मतलब v इज लेस देन c, लेस देन c का मतलब बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। जैसे मैक्रो पार्टिकल लाइक v हम हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन, या हमको ले लीजिए कोई क्रिकेट बॉल ले लीजिए, कोई बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए, स्पीड वो चल रही है भाई, कोई बॉलर आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, क्या वो स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेगा? बिल्कुल नहीं फेंकेगा। उसकी स्पीड तेज होगी पर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल तो काफी कम होगी, नेग्लिजिबल लगभग। ठीक है, तो v इज लेस देन c। पहली बात, कोई भी मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं कर सकता, ये ध्यान रख के चलना है हमें। तो अगर ऐसा है तो हम मोमेंटम को क्या लिखते हैं? P इक्वल्स टू m नॉट v, जहां पर m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। दिस इज रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। पर अगर कोई मास पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल फॉर्म से चल रहा है, कंपेरेबल फॉर्म का मतलब जैसे स्पीड जो उसकी है वो लगभग c के कंपैरिजन में है, 0.2c या 0.5c या 0.8c, मतलब आप इस स्पीड को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। काफी हाई स्पीड उसके पास, बिल्कुल सर। हाँ, इक्वल्स टू सी नहीं लिख सकते, इक्वल्स टू सी नहीं लिख सकते, ये ध्यान रख के चलना, इसलिए हम कंपेरेबल यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसकी स्पीड के कारण उस पार्टिकल का अब रेस्ट मास के बराबर मास ना रखे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इफेक्टिव मास में या मूविंग मास में। और सर मूविंग मास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मूविंग मास होता है बेटा, जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, m is equal to m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का रूट, जहां पर m नॉट शो करता है इफेक्टिव या मूविंग मास कर, और m नॉट शो करता है रेस्ट मास, ये v शो करता है उसकी पार्टिकल की स्पीड, और ये स्पीड ऑफ लाइट। यस, ओके। तो जब आपको मास पता लग गया तो अब आप क्या करेंगे? मोमेंटम क्या लिखेंगे? m इंटू वी लिखते हैं। अब m क्या लिखोगे यहाँ पर? तो यहाँ से आप m की वैल्यू पुट करो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इंटू v। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो सर? लिखिए सर, h डिवाइडेड बाय m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, ये तो क्या मोमेंटम, सॉरी मास हो गया इनटू वेलोसिटी या स्पीड, ये हो जाएगी उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ यदि कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चल रहा हो तो। बिल्कुल, तो ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। देखो बेटा, अब उसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हमने जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिखा है किसी भी पार्टिकल जो मोशन में है उसका लैम्डा h अपॉन p होता है या h अपॉन m भी होता है, जस्ट अभी सर ने आपको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल सर। अब मैं मोमेंटम को और भी फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है जो होता है k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। यदि आपको चेक करना है कैसे आया, तो हम जानते हैं k बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर।
ठीक है सर। इस इक्वेशन को यदि मैं ऊपर नीचे m और m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और m और v को बोलते हैं मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा सर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इक्वल टू k। तो k और मोमेंटम में रिलेशन आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। तो यहां से आप p निकाल सकते हैं सर, तो p आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग p आएगा √2mk। बेसिक फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब यहां पे हम p की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, तो लैम्डा को लिखने का एक फॉर्मूला और आ गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी h/√2mk। बिल्कुल सर, ये तो k काइनेटिक एनर्जी है। बिल्कुल सर। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हमको चार्ज पार्टिकल है तो हम काइनेटिक एनर्जी को Q into V में रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं सर। बिल्कुल तो क्या वो बताएंगे सर आप? बिल्कुल सर। तो हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज को एक्सलेट किया जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस चार्ज की होती है Q into V। ठीक है सर। तो क्या मैं k को यहाँ पे Q into V लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे k को Q into V पुट कर दिया, तो आपका फॉर्मूला होगा h/√2m Q into V, जहां पे Q क्या है, जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया, और V क्या है वहाँ पे उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। मतलब स्पीड नहीं है बेटा, ये स्पीड नहीं है, V इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की हेल्प से इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको एनर्जी दी गई है। ओके, वेरी गुड सर। आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। तो यहां पर हमने पार्टिकल्स की बात की और चार्ज पार्टिकल की बात की। तो सबसे पहला चार्ज पार्टिकल हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं। बिल्कुल सर। कितना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। वेरी गुड। हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 10⁻31 kg में। हम H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं 6.63 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्म आई थी वो क्या आई थी? लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mqv। √2mqv बिल्कुल ये है। तो सर yes, h की वैल्यू पुट कर दी जाए, 2 कांस्टेंट हमें पता है, m की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है। अगर वो सब पुट कर दिया जाए तो हमारे पास यहां से वेवलेंथ आती है कितनी? √150/√v एक्सोन में। और अगर हम इसको स्क्वायर कर लें तो हमारे पास, अगर इसको सोल्व कर लें तो 150 का रूट ऑलमोस्ट 12 होता है सर, ना? बिल्कुल। अगर हम इसको सोल्व कर लें तो ये आएगा 12.27/√v एक्सोन में। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया सर बच्चों सर ने ये ध्यान रखना, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की आपको लैम्डा निकालना हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन हो, तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, इससे बचना है। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्म को यूज कीजिए। और अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को दूसरे पार्टिकल के साथ कंपेयर कराना है तो आप ये वाली फॉर्म, स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए। अच्छा सर, यहां से पोटेंशियल भी निकाल ले, तो अगर मैं इसको स्क्वायर ही करा दूं यहां से स्क्वायर ही करा दूं तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं ना। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 150 लैम्डा ई स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू किसमें आ जाएगी? वोल्ट। बिल्कुल सर, सही कहा। तो आप ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ लैम्डा इज गिवन। लैम्डा गिवन हो तो। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। अच्छा, नेक्स्ट पार्टिकल्स को भी देखेंगे फिर हम। तो यहां पर हम नेक्स्ट पार्टिकल्स को अगर देखना चाहे तो नेक्स्ट पार्टिकल्स को देखने से पहले हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं एक बार, इसकी प्रॉपर्टीज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अभी आपको पहला पॉइंट बताया था इंट्रोडक्शन में, यदि कोई भी पार्टिकल मोशन में हो जिसके पास मोमेंटम हो, उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। तो मैटर वेव तभी एग्जिस्ट करेगी जब पार्टिकल का मोमेंटम होगा। मोमेंटम मतलब मास भी होना चाहिए और उसके स्पीड या वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ, दीज आर एसोसिएटेड विद एनी मूविंग पार्टिकल हैविंग मोमेंटम। आगे सर? बिल्कुल। तो सर सेकंड पॉइंट आप डिस्कस करेंगे सर? बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। दीज आर द डिफाइंड फॉर चार्ज, अनचार्ज, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मतलब ये जो डी ब्रोगली वेव्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल्स सबके लिए वैलिड है। ये मैक्रोस्कोपिक मतलब एक हैवी पार्टिकल जिनका मास कंसिडरेबल मास है, माइक्रोस्कोपिक जिनका मास काफी कम है, सबके लिए वैलिड है। हैवी पार्टिकल्स हो या लाइटर पार्टिकल्स हो, सबके लिए वैलिड है सारे मास पार्टिकल। बस शर्त क्या है? मोमेंटम होना चाहिए। शर्त ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट, These are not related to EM wave और mechanical wave। ना तो ये वेव EM वेव से रिलेटेड है और ना ही ये वेव मैकेनिकल। These are the different waves। EM वेव्स मतलब फोटॉन्स लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल वही बात है। फोटॉन्स लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है और ना ये मैकेनिकल वेव्स है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं।
These are the probabilistic waves, probable waves. These are probable waves. क्या होती है probable waves? इनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Probable, हाइजेनबर्ग में हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे. ये वाला पॉइंट अभी आप याद कर लीजिए बच्चों. बिल्कुल. हम इनको समझेंगे. आगे पढ़ेंगे. जब हम आगे पढ़ेंगे ना क्वांटाइजेशन व्यू ऑफ probable waves, हम वहां पर डिटेल में इसको देखने वाले हैं. अभी इनकी प्रॉपर्टीज में आपको ये याद रखना है. ठीक है सर. तो हम ऐसा काम करें ना कि इन सारे चार्ज पार्टिकल, इन सभी जो पार्टिकल्स है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को एक फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर ले. सबके फॉर्मूले लिख के बिल्कुल एक फ्लो डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर. तो देखते हैं वो क्या होता है कि कैसे इसको हम पूरे डी ब्रोगली वेवलेंथ को एक समराइज करवा देते हैं एक पेज पे, ताकि आप पूरे चैप्टर को एक ही जगह पे वापस रिवाइज करें. बिल्कुल सर. करें सर स्टार्ट. यस सर. ओके. तो हमने यहाँ पे देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ की जब हम बात कर रहे हैं, तो डी ब्रोगली ने कहा कि आप किसी भी मास पार्टिकल के लिए या पार्टिकल के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे और वो क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p मोमेंटम. यही होता है. यस सर. बिल्कुल. ओके. अब ये जो पार्टिकल है ये किस टाइप का पार्टिकल है, हम उसको अगर देखें तो हम यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं कि जो ये पार्टिकल है, इन पार्टिकल की दो कैटेगरी हम यहाँ बना देते हैं. दो कैटेगरी क्या कहना चाह रहे हैं हम कि पहली बात तो इन पार्टिकल के पास मास है, मतलब मास पार्टिकल्स है. दूसरा ये पार्टिकल मासलेस पार्टिकल्स है, मतलब इनके पास मास नहीं है. ये तो मास है या मास नहीं है. अच्छा, मास पार्टिकल तो हम बहुत सारे जानते हैं. मासलेस क्या है? मासलेस पार्टिकल बच्चों आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटोन, लाइट पार्टिकल्स को हम मासलेस पार्टिकल्स बोलते हैं. फोटोन्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर मासलेस पार्टिकल फोटोन को लेके चल रहे हैं. और फोटोन की वेवलेंथ हमने पूरे चैप्टर में कैलकुलेट की है. लैम्डा फोटोन इक्वल क्या लिखेंगे, hc बाय एनर्जी ऑफ फोटोन. यस सर. बिल्कुल सर. ये लिखा जाएगा hc बाय एनर्जी ऑफ फोटोन. या इसको लिख सकता हूं मैं 12400 बाय एनर्जी ऑफ फोटोन. इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में. बिल्कुल. ओके. अब इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे चलना है कि जो फॉर्म लिए ना हमने, ये फॉर्म केवल लाइट या फोटोन के लिए एप्लीकेबल है. अब मास पार्टिकल में इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है. बहुत 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 ध्यान रखना. बेसिक कंसेप्ट ही है ये. अब बात करते हैं मास पार्टिकल्स. तो मास पार्टिकल्स को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को जब लिख रहे हैं मास पार्टिकल्स के लिए, क्या लिखूंगा? मास है तो मोमेंटम को क्या लिखता हूं, h बाय m इंटू v. बिल्कुल सर. अच्छा, मोमेंटम को एक और फॉर्म में लिखते हैं ना सर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, h बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी. ओके. ये हमारे पास मास पार्टिकल्स की बात की. अब इन मास पार्टिकल को भी तो हम ब्रेक कर सकते हैं. बिल्कुल सर. अब मास है तो चार्ज होना चाहिए. हाँ, जरूरी है कि चार्ज हो. हाँ. नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है. मतलब मास पार्टिकल को हम दो कैटेगरी में ब्रेक करवा रहे हैं. कौन सी दो कैटेगरी? एक तो चार्ज और एक अनचार्ज. चार्ज और अनचार्ज. ये है. तो हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स के लिए, हम बात करेंगे अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए. चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल्स. सर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम ये बताते हैं ना कि भाई चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है. बिल्कुल सर. फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स यही कांसेप्ट हमारे यूज करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताते हैं. यदि किसी का चार्ज है तो डेफिनेटली उसका मास होगा ही होगा. और यदि किसी का मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो दिख रहा है ना भाई, मास है, चार्ज है या नहीं है. अच्छा, चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं हम उसको देखें. तो हम चार्ज पार्टिकल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, और हम यहाँ पर बेसिक 4 चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करने वाले. कौन से 4 चार्ज पार्टिकल्स को देखें. तो सबसे पहला चार्ज पार्टिकल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में. बिल्कुल सर. इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं -1 E0. -1 मतलब चार्ज नेगेटिव है. हाँ, 0 मतलब मास जीरो नहीं है. मास कंपेरेबल टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नेग्लिजिबल है. वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास 1840 टाइम्स कम होता है. ये होता है ना. तो हम इसलिए इसको 0 रख रहे हैं. 1840 टाइम्स कम होता है. हम इसको आगे और डिटेल में देखेंगे. इलेक्ट्रॉन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं सर. प्रोटॉन को लिखते हैं 1H1 से. बिल्कुल सर. नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूट्रॉन के लिए. ड्यूट्रॉन को लिखेंगे 1H2 से. नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फा या हीलियम न्यूक्लियस के लिए, क्या लिखेंगे ट्वाइस He4. अच्छा, इनको कंपेयर करें अगर हम इनको मास और चार्ज को इनके, तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा बहुत ध्यान रखें क्योंकि काफी क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं.
अगर यहाँ देखिए प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 पावर माइनस 27 kg, ये होता है ना प्रोटॉन का मास। जानते हैं स्टूडेंट्स? जानते हैं, लिखने की जरूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए ना, ये सब पता है। तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा, ये न्यूट्रॉन का और न्यूट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज प्लस क्यू प्लस ई बोल दीजिए, प्लस ई बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए भी आओ तो प्लस ई, चार्ज सेम है। हाँ। इसका और इसका चार्ज सेम है। अच्छा, यहाँ अल्फा को कंपेयर करूं तो डबल हो गया सर, डबल चार्ज प्लस 2e, तो यहाँ पे चार्ज प्लस ई, यहाँ प्लस ई और यहाँ प्लस 2e। अगर मास की बात करूं तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ डबल हो गया 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये रिलेशन है, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हम अनचार्ज पार्टिकल्स को देखते हैं। हाँ, अनचार्ज पार्टिकल्स, हम यहाँ पर अनचार्ज पार्टिकल्स को जब स्टडी करेंगे तो अनचार्ज पार्टिकल्स में हम देखेंगे पहले न्यूट्रॉन को सर ऐसे लिखते हैं। यस सर, 0 and 1। इसका मतलब क्या है 0 and 1 का? उसका मतलब उसके बाद कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बिल्कुल सही सर कि ये जो 0 है मतलब चार्ज नहीं है, और 1 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन हैवी होता है, प्रोटॉन हल्का सा, ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत स्लाइट माइन्यूट फर्क होता है, पर फिर भी न्यूट्रॉन को हम हैवी बताते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। इसकी स्पेलिंग को सेलेक्ट कर दें। बिल्कुल सर, हाँ करिए सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के साथ गैस मॉलिक्यूल्स को लेके आएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स, ओके, गैस मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। गैस मॉलिक्यूल, बिल्कुल सर। गैस मॉलिक्यूल्स, अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी। पहले तो यहाँ बेसिक देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट की जाए तो कैसे मिलेगी? जैसा कि हमने अभी चेक किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी आई थी? लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी, और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ऐसे प्रोटॉन के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटॉन के लिए लगभग आती है 0.286 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। यस सर। ओके, ड्यूट्रॉन के लिए जब इसको कैलकुलेट किया गया, लैम्डा ड्यूट्रॉन जाती है 0.202 बाय रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, और ये आती है अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 बाय रूट वी इन टर्म्स ऑफ एक्स। बिल्कुल सर। ओके, इन सब बातों को जब हमने ये लिखा इनकी वेवलेंथ को, तो ये वेवलेंथ आपको केवल तब यूज करनी है जब आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने हो, न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो। बट कंपैरिजन करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इन फॉर्म्स को यूज किया जाएगा, mv या √h/2m/k। ऐसे अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन के जैसी ही आती है। हाँ, बिल्कुल सर। बस फर्क ये है क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम Q × V में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। किसके लिए? अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए। जबकि यहां पर हम इनकी काइनेटिक एनर्जी को Q × V में ब्रेक कर रहे थे। जब ऐसा है तो इसकी वेवलेंथ जो आती है न्यूट्रॉन की, वो आती है प्रोटॉन जैसी 0.286 बाय रूट। अब यहाँ पे रूट ई आता है, तो यहाँ V था, Q × यहाँ E आएगा। पर ये जो E आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे और ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको याद रहती है तो आप आगे के सारे क्वेश्चन जो है वो काफी स्पीडली सोल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। और अगर नहीं याद रहती तो बिल्कुल कोई नहीं, आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है, जो टाइम कंज्यूम करेगा, और आप अंडर रूट कैलकुलेट करते जाओ, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। यस सर। ओके, आई थिंक सर ये समझ में आ गया होगा। गैसेस पार्टिकल के साथ अपन आगे स्टडी करने वाले, क्योंकि गैसेस पार्टिकल स्टैंडर्ड मास नहीं है ना, हाइड्रोजन के लिए अलग है, हीलियम के लिए अलग है, ऑक्सीजन के लिए अलग है, तो उनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे।